हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जो है फाइबर टू फैब्रिक। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक का निर्माण कैसे होता है। तो अब क्वेश्चन आता है, फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होते हैं। तो ये जानने से पहले सबसे पहले हम एक जनरल टॉक करेंगे, हम एक सामान्य बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, दैनिक आवश्यकताओं में क्या क्या शामिल है। इससे पहले हमने भोजन के बारे में पढ़ा था, तो आपने जाना था कि भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं। उससे पहले हमने क्या जाना था कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि हमें जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी ऑक्सीजन के बारे में, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो हमें होती है पेड़ों से प्राप्त होती है। तो हमने कहा था ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी सबसे प्राइमरी, सबसे जो पहली प्राथमिक हमारी आवश्यकता है वो क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन हमने कहा था ओके, ऑक्सीजन के बाद अब ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं और जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो सेकंड जो चीज़ की हमने बात की थी, हमने कहा था वाटर, यानी कि पानी। पानी के बिना हम क्या होता है, एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आया, पहला हमने पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा पानी के बारे में। थर्ड हमने कहा था कि पानी के बाद अब ऐसी कौन सी चीजें जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमने बात की थी भोजन के बारे में, जो फूड होता है। हमने कहा था कि फूड के बिना हम कुछ दिनों तक तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमें क्या होगी, कमजोरी फील होगी, हमें ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं मिलती है और हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, वो कमजोर होते चला जाता है। और अगर भोजन ना मिले तो क्या होती है, फिर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमने क्या देखी थी, तीन मूलभूत आवश्यकताएं अपनी देखी थी, जिसमें हमने बात की थी ऑक्सीजन की, पानी की और भोजन की। ये क्या थे, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब क्या हुआ, एक इंसान को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो रही है, ऑक्सीजन उसे कंटिन्यूअसली मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उसे जल भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और उसे एक संतुलित आहार मिल रहा है। संतुलित आहार के बारे में हमने क्या जाना था, जिसमें सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रेजेंट हैं। तो अब क्या हो रहा है, तीनों ही चीजें उसे प्रोवाइड हो रही हैं। तो इसकी बात क्या होती है कि जो जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, तो अब आपने देखा उसके बाद क्या आती है। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं आदि मानव के बारे में। आदि मानव वो होते हैं जिनका क्या पूरा विकास नहीं हुआ था और वो जंगलों में रहते थे। जब वो जंगलों में रहते थे तो जंगलों में आप जानते हैं कितना ठंडा होता है। अगर सर्दियों की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जब बहुत ठंडा होता है तो उन्हें अपने तन को, अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए अलग अलग जो उपाय थे वो वहां से उन्होंने क्या किया, अलग अलग उपायों को ढूंढा और अपने आप को सर्दियों से बचाया या फिर गर्मियों से बचाया। तो यानी कि अब हम, हमारे पास क्या आते हैं, अब हमारे पास वस्त्र आते हैं, कपड़े आते हैं, जो कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसमें ऐड होती हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, मूलभूत आवश्यकताओं जो तीन होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। उसके बाद जो हमारी आवश्यकता आती है वो क्या आती है, वस्त्रों की आवश्यकता आती है कि हमें हमें जीने के लिए क्या होते हैं, वस्त्र भी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा जो पर्यावरण है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। मौसम में आपने देखा कभी बहुत ठंडा है, जैसे कि आजकल आप देखेंगे बहुत ठंडा है, और कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत तापमान है, यानी गर्मियों का मौसम आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण में फ्लक्चुएशन होता रहता है, बहुत जल्दी चेंजेस होते रहते हैं, यानी मौसम बदलता रहता है। तो मौसम के अनुसार हमें क्या आवश्यकता है, मौसम के अनुसार हमें अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम कपड़ों का यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे जो वस्त्र होते हैं, वस्त्रों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से हो रहा है और कहाँ कहाँ से हम वस्त्रों के निर्माण के लिए कच्चा माल लेते हैं, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी तक आपने क्या जाना, जो चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे, हम वस्त्रों के बारे में बात करेंगे और आप जानेंगे कि वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशो के बारे में और कपड़ों के बारे में। तो रेशो और कपड़ों के बारे में जानने से पहले हमने क्या देखा, हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें आप क्या जानेंगे, आप जानेंगे भोजन और आवास के साथ साथ वस्त्र भी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में मैंने जब आपको बताया तो क्या था, ऑक्सीजन था, वाटर था, भोजन था। साथ ही साथ अब हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं में क्या ऐड हो रहा है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं में वस्त्र ऐड हो रहे हैं और आवास हो रहा है, यानी कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो आवास क्या होता है, जैसे कि हमने अभी आदि मानव के बारे में बात की, तो जो आदि मानव थे यानी कि जिनसे हमारे विकास हुआ है, जो हमारे पूर्वज थे, जो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो उस टाइम पे उनका जो आवास था वो क्या था, जंगल था। अभी हम क्या थे, अभी हम घर बना के रहते, तो हमारा जो आवास है वो क्या है, घर है। लेकिन हमने क्या जाना कि वस्त्र भी क्या है, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, यानी हमारे जीवन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए वस्त्र यानी कपड़े क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे कपड़े हमें बाहरी कारक जैसे गर्मी, ढेले और बारिश से बचाते हैं। कपड़े हमें क्या करते हैं, कपड़े हमें बाहरी कारक से बचाते हैं। कौन से बाहरी कारक की बात हो रही है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो कारक होते हैं, यानी बहुत ज्यादा सर्दी से, बहुत ज्यादा गर्मी से, बारिश से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा, सर्दियों के टाइम पे क्या होती है, स्किन बहुत रूखी हो जाती है और फट भी जाती है। तो क्या होता है, जब हम कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, आप क्या करते हैं, सॉक्स पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, तो इससे क्या होता है, हमारे जो हाथ पैर होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। उससे क्या होता है, रूखी सूखी त्वचा नहीं रहती है और क्या होते हैं, हमारे जो हाथ पैर फटते हैं वो भी नहीं फटते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कपड़े हमें क्या कर रहे हैं, कपड़े हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आमतौर पर मौसम, अवसरों और वर्तमान फैशन के रुझान के अनुसार कपड़े पहनते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल के अनुसार कपड़े पहनते हैं, त्योहारों के अनुसार कपड़े पहनते हैं। आप क्या करते हैं, अगर आप घर पे हैं तो आप अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे, आप स्कूल गए तो आपने अलग प्रकार के कपड़े पहने, अब आप पार्टी में जा रहे हो तो आपने क्या किया, अलग प्रकार के कपड़े पहने। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ओकेजन के अनुसार पे क्या कर रहे हैं, आप अलग अलग जो आयोजन हो रहे हैं, अलग अलग जो फंक्शन हो रहे हैं, उनके अनुसार आप क्या कर रहे हो, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन रहे हो। सेम वैसे ही क्या होता है, वैसे ही सीजन के अनुसार भी आप अलग अलग कपड़े पहनते हो। यानी कि बहुत ज्यादा कोल्ड अगर कंडीशन है, बहुत ज्यादा ठंडी कंडीशन है, सर्दियों का जो टाइम है, वहां पे आप अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे। वहीं आप देखेंगे जो आपके गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आपने क्या देखा, अलग अलग प्रकार के कपड़े आप पहन रहे हो, किसके अनुसार पहन रहे हो, आपने ये देखा मौसम के अनुसार, अवसर के अनुसार और फैशन के अनुसार। फैशन भी क्या होता है, आज की डेट में फैशन जो वर्ड है वो हमारे कपड़ों से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, क्योंकि आप देखते हो फैशन के अनुसार क्या करते हो, कपड़ों को पहनते हो। आपने देखा कि फैशन जो पहले का जो फैशन था वो अलग था, अभी का जो फैशन है वो अलग है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि हम कपड़े किस प्रकार से पहनते हैं, किस अनुसार पहनते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो किसके अनुसार पहनते हो, तो आपने लिखना है मौसम के अनुसार, अवसरों के अनुसार और वर्तमान का जो फैशन है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये सभी कपड़े रेशों से तैयार किए जाते हैं। अब क्या है, जो कपड़े होते हैं वो किससे तैयार किए जा रहे हैं, रेशों से तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कपड़ों के बारे में पढ़ा, कपड़ों के बारे में हम जानते हैं कपड़े क्या होते हैं, कपड़े क्यों हम पहन रहे हैं ये आपने जान लिया। अब हमारे पास एक लाइन आई है कि जो कपड़े बनते हैं वो किससे बन रहे हैं, वो रेशों से बन रहे हैं। और रेशो को हमने क्या कहा, रेशो को हमने फाइबर कहा। जो हमारा जो चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, तो फाइबर क्या है, फाइबर क्या है, रेशे, और फैब्रिक क्या है, फैब्रिक है कपड़ा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखना है कि रेशे से कपड़े का निर्माण कैसे हो रहा है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि रेशे से कपड़े का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। हमने क्या जाना अभी तक, हमने देखा कि जो कपड़े होते हैं हमारे आधारभूत आवश्यकताओं में शामिल होते हैं, क्या करते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को अलग अलग स्थितियों में बचाते हैं। कभी गर्मी से बचा रहे हैं तो कभी सर्दी से बचा रहे हैं, कभी किससे बचा रहे हैं, बारिश से बचा रहे हैं। साथ ही आपने देखा कि हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। आपने देखा पार्टी में जब जाते तो आपने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने,
तो ये आपको क्या बताया जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि जो कपड़े की क्या क्या महत्व है, क्या क्या उनके यूज हैं। सेकेंड जो हमारे पास लाइन आई, हमने क्या पढ़ा, कपड़े रेशों से तैयार होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि रेशों से कपड़े किस प्रकार से निर्मित होते हैं, और ये जो रेशे होते हैं ये क्या होते हैं, प्लस रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा रेशो की डेफिनेशन से, कि रेशे आखिरकार क्या होते हैं। रेशो को हमने क्या कहा, रेशो को हमने फाइबर कहा, और फैब्रिक्स का क्या मतलब है, कपड़े, यानी कि रेशों से कपड़े किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशो की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे रेशे वे पदार्थ हैं जो पतले, निरंतर और लचीले धागों के रूप में उपलब्ध होते हैं। रेशे आपका क्या बताया जा रहा है आपको, रेशे क्या है, सामान्यतः धागे होते हैं। कैसे धागे होते हैं, बहुत पतले होते हैं और लचीले धागों के रूप में हम इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, जिन्हें सूत में काता जाता है और कपड़े में बनाया जाता है। तो रेशे क्या है, रेशे के धागे हैं, बहुत महीन संरचना नुमा धागे हैं, जिनसे क्या बनाया जा रहा है, जिनसे कपड़ा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कपड़े को एक कपड़ा सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बुनाई या बुनाई के धागों के एक साथ बनाया जाता है। यहाँ पे आपको रेशे की डेफिनेशन बताई गई कि रेशे क्या है, बहुत महीन संरचनानुमा धागे होते हैं जिनसे कपड़ों का निर्माण किया जाता है। और कपड़े क्या होते हैं, कपड़े रेशों से बनाए जाते हैं, जिन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, धागों की बुनाई के द्वारा क्या होता है, कपड़ों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे इमेज में आपको क्या बताया जा रहा है, इमेज में आपको कुछ मटेरियल यहाँ पे दिखाई जा रहा है। यहाँ पे ये क्या है, अलग अलग प्रकार के कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। इन कपड़ों का निर्माण कैसे हुआ है, रेशों की बुनाई के द्वारा। अब बुनाई कैसे की जाती है, आपने अपने घरों में अपने बड़ों को देखा होगा कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, धागों से बुनाई करते हैं और उससे कहते हैं स्वेटर और अलग अलग प्रकार के कपड़ों का वहाँ पे क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये आपने क्या जाना, आपने जाना रेशे क्या होते हैं, रेशों से जो होता है कपड़ों का निर्माण होता है। साथ ही आपने जाना कि जो कपड़े होते हैं कपड़ों का क्या क्या महत्व होता है। इसके बाद जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है फाइबर के प्रकार, फाइबर के प्रकार और रेशों के प्रकार। अब हमने ये तो जाना कि रेशों से क्या होता है, कपड़ों का निर्माण होता है, पर हम जानेंगे, आप देखेंगे रेशे क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर रेशे दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रेशे हमारे पास आ रहे हैं, दो प्रकार के रेशों की बात हो रही है। सबसे पहला जो रेशा होता है उसे हमने कहा प्राकृतिक रेशे, और दूसरा है सिंथेटिक रेशे। अब प्राकृतिक रेशे जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उसे हमने क्या कहा, प्राकृतिक रेशे। और जो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक का मतलब होता है जो प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जो कृत्रिम रूप से बन रहे हैं। कृत्रिम रूप से क्या मतलब है यहाँ पे, कि ये जो रेशे हैं ये किसके द्वारा बन रहे हैं, ये इंसानों के द्वारा बन रहे हैं, आर्टिफिशियली बन रहे हैं। ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। एक तो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, एक प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है प्राकृतिक रेशे या नेचुरल फाइबर, इन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में आप क्या देखेंगे, ये रेशे प्राकृतिक रूप से पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब आपको क्या बताया जा रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से किस प्रकार प्राप्त होते हैं, प्रकृति से होते हैं पौधों से और जानवरों से, यानी पशुओं से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पौधे हैं और जो जानवर हैं वो क्या, प्राकृतिक संपदा आती है। यानी प्रकृति में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो जो कि प्राकृतिक रूप से वहाँ पे उपलब्ध है। यानी कि अगर आप प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स को हमने, प्लांट का जो उद्भव हुआ है खुद हुआ है, हमने उनके उद्भव में कोई भी रोल नहीं निभाया है। आप क्या करते हो, आप एक बीज से एक पौधे को ग्रो करा सकते हो, लेकिन उस बीज का जो निर्माण हुआ है वो स्वयं एक पौधे से हुआ है, हमने उसका निर्माण नहीं किया है। वैसे ही पशु भी है, पशुओं का जो निर्माण हुआ है वो भी हमने नहीं किया है। तो यानी ये क्या है, ये प्राकृतिक संपदा है। जो भी ये चीजें जो भी खुद ही ग्रो हो रही हैं, जो खुद डेवलप हो रही हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संपदा है। जो प्राकृतिक संपदा है उससे जो होने वाला, जो भी प्रोड्यूस होने वाला जो पदार्थ होगा, जो उत्पादित होने वाला पदार्थ होगा, वो कैसा होगा, वो भी प्राकृतिक होगा। तो यानी हमने क्या जाना कि जो प्राकृतिक रेशे हैं ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, वो पौधों से प्राप्त हो रहे हैं और जानवरों से प्राप्त हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कपास और जूट पौधे से प्राप्त रेशे हैं। अब आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि
जो पौधे से जो प्राप्त रेशे होते हैं, पहला कपास आया, दूसरा जूट आया। रेशम और ऊन जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। आपने अभी तक क्या देखा? आपने देखा कि जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और सिंथेटिक या फिर कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे जो हमें मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? जानवरों से मिलते हैं और पौधों से मिलते हैं। पौधों से जो प्राप्त होने वाले रेशे हैं उसका एग्जाम्पल कपास और जूट आपके पास आया। आपको ये याद रखना है कि जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों के जो एग्जाम्पल है वो क्या है। सेकेंड हमारे पास क्या आया कि जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, जो पशुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनमें आपके पास क्या आया? रेशम आया और ऊन आया। दो दो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं? एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। तो ये किसके बारे में था? ये था प्राकृतिक रेशों के बारे में या फिर नेचुरल फाइबर के बारे में। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंथेटिक फाइबर या फिर कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? जिन्हें मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो आप पढ़ेंगे इन फाइबरों को साधारण रसायनों के उपयोग से उद्योग के भीतर मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। क्या बताया जा रहा है? कुछ केमिकल्स, कुछ रसायनों का यूज करके किसके द्वारा बनाया जा रहा है? मनुष्यों के द्वारा बनाया जा रहा है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। अब इसके जो एग्जाम्पल आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आए हैं, जिसमें नायलॉन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर के क्या है? कुछ एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और रेयॉन हो गया। ये क्या है? कुछ जो सिंथेटिक फाइबर हैं, कुछ जो आर्टिफिशियली बने जो रेशे हैं, उनका आपके पास एग्जाम्पल आता है। आपके पास अब क्या आया? आपके पास एक टेबल आई है। आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने फाइबर के बारे में पढ़ा कि फाइबर क्या आते हैं? रेशे यानी फाइबर, जिनसे क्या होता है? कपड़ों का निर्माण होता है। रेशे क्या होते हैं? महीन धागे नुमा संरचना होती है जिनके द्वारा कपड़ों का निर्माण होता है। कैसे? बुनाई के द्वारा। आप क्या कर सकते हैं? आपने कोई कपड़ा लिया छोटा सा और आपने उसे क्या किया? उसके जो रेशे थे उसे निकालना शुरू किया और आप निकालते गए। आपने एक रेशा निकाला, उससे फिर एक और रेशा निकाला, उससे एक और रेशा निकाला। जो सबसे महीन धागे नुमा संरचना आपके पास बचती है वही क्या है? रेशे हैं। रेशे कितने प्रकार के आपको बताए गए हैं? एक तो नेचुरल होता है यानी जो प्राकृतिक होता है, और एक सिंथेटिक होता है जो क्या होता है? कृत्रिम होता है। अब जो नेचुरल है, नेचुरल के भी आपको ये दो प्रकार आपके पास आए हैं। सबसे पहला जो होता है प्लांट यानी पौधों से जो प्राप्त होता है, और जो सेकंड है जो एनिमल से जो प्राप्त होता है। तो आपके पास एग्जाम्पल में के साथ साथ आपके पास क्या है? इनके दोनों के एग्जाम्पल है कि जो प्लांट से आपको प्राप्त हो रहा है वो कपास और जूट है, और जो एनिमल से आपको प्राप्त हो रहा है वो रेशम और ऊन है। आपने क्या करना है? आपने इन दोनों ही डेफिनेशन को अपनी बुक में, अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें आपको बताया गया है कि जो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनके वर्गीकरण को आपको समझाया गया है, जिसमें हमने क्या देखा था कि प्लांट से हमें मिलते हैं, प्लस किससे मिलते हैं? एनिमल से हमें मिलते हैं। यानी कि प्लांट से क्या होगा? ये जो प्लांट फाइबर आपको बताया गया है कि पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे और पशुओं से जो प्राप्त होने वाले रेशे के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो प्लांट फाइबर होता है उसमें आपको क्या बताया गया है कि पौधे के स्रोतों से प्राप्त फाइबर जैसे कपास, जूट, बांस, नारियल के रेशे, अलसी के बीज, भांग के पौधों की प्रजातियां, वानस्पतिक रेशे, पुआल, बिछुआ, रेमी लकड़ी, अनाज जैसी सामग्री पादप रेशों के विभिन्न स्रोत हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? जो प्लांट फाइबर होता है यानी जो पशुओं से प्राप्त होने वाला जो फाइबर है उसके आपके पास बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें से आपको क्या क्या बताया गया है? कपास और जूट तो आपने पहले ही देखा था। उसके बाद आपके पास बांस और नारियल के रेशे, अलसी के बीज और भांग की प्रजातियां और वानस्पतिक रेशे, और बहुत सारे आपके पास क्या आए हैं? एग्जाम्पल आए हैं। ये सारे ही जो रेशे हमें प्राप्त हो रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? प्लांट से हमें प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे पशु रेशे यानी कि पशुओं से प्राप्त होने वाले रेशे की, तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल में क्या क्या आया? तो आप देखेंगे पशु स्रोतों से प्राप्त रेशे ऊन और रेशम है। ऊन और रेशम के बारे में आपने जान लिया था कि ऊन और रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पशु फाइबर विशेष रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। अब आपने क्या जानना है
कि जो पशु जो रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जब आपके पास जो एमसीक्यू आते हैं, यानी कि आपके पास जो स्टेटमेंट दी जाती है और 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुओं से प्राप्त होने वाले रेशे किस चीज से बने होते हैं। अलग अलग ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि प्रोटीन से बने होते हैं। किस प्रकार के रेशे, जो पशुओं से हमें प्राप्त होते हैं जो रेशे, वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे भेड़, ऊंट, कश्मीरी मुहायरे, बकरियां, खरगोश, याक जैसे जानवर क्या होते हैं, हमें ऊन प्रदान करते हैं। अब आपको यहाँ पे किसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ जानवरों के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो ऊन हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे आप रेशे नहीं कहेंगे, यहाँ पे आप ऊन कहेंगे, क्योंकि ऊन क्या, ऊन के जो एग्जाम्पल है, ऊन प्रोवाइड करने वाले जो पशु हैं उनके आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। साथ ही सबसे पहले हमने ऊन के बारे में बात की, अब आपको रेशम प्रोवाइड कराने वाले जो सोर्स हैं वो आपको बताया जा रहा है। तो जो रेशम होता है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो रेशम होता है, जो सिल्क होता है, कहाँ से हमें मिल रहा है, एक कीड़े से मिल रहा है। और ऊन आपको कहाँ से मिल रहा है, भेड़ से मिल रहा है, ऊंट से मिल रहा है, बकरियों से, खरगोश से और याक से मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या बताए जा रहे हैं कि ये जो जितने भी हमारे पास रेशे आए हैं, अलग अलग प्रकार के जो रेशे हैं वो अलग अलग प्रकार के जंतुओं से हमें मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पौधों से हमें मिल रहे हैं। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है पादप रेशे। अब हम क्या करेंगे, पादप रेशों के अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और उनके बारे में हम डीपली जानेंगे कि ये जो रेशे होते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, और इन पादप, ये जो पादप हैं यानी ये जो प्लांट है, ये किस स्थिति में ग्रो कराए जा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने जाना कि रेशे क्या होते हैं। रेशे क्या होते हैं, बहुत बारीक धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें बुन के हम आपस में क्या करते हैं, जिन्हें आपस में बुन के हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने जाना जो रेशे होते हैं, रेशे अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी हम जहाँ से उन्हें प्राप्त कर रहे हैं उसके आधार पर हमने उनका वर्गीकरण किया है, जिसमें हमने जाना कि कुछ तो रेशे कहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं, प्लांट से कर रहे हैं, कुछ हम पौधों से प्राप्त कर रहे हैं, और कुछ हम कहाँ से कर रहे हैं, कुछ हम जानवरों से कर रहे हैं। तो अब हम क्या जानेंगे कि पादपों से हम कौन से रेशे प्राप्त कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल आता है कपास। अब आप जब भी कपास के बारे में सुनेंगे, जब भी आपने सुना कोई कपास वर्ड सुनेंगे, तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि कपास कहाँ से प्राप्त होता है, पादप यानी प्लांट से प्राप्त होता है। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है कि कपास से कपड़ों का निर्माण होता है। तो उसके बाद भी बहुत सारी आपके पास नॉलेज आएगी जो आपको याद रखनी है, पर अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि कपास कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है और कपड़ों के निर्माण में इम्पोर्टेंट होता है। तो कपास के बारे में आप जानेंगे। कपास का पौधा एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। कैसा पौधा है ये, झाड़ी नुमा है, बहुत बड़ा वृक्ष नहीं है, झाड़ी नुमा क्या होता है, कपास का पौधा होता है। लेकिन आपने जाना यह काली मिट्टी और गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि कहाँ पे उगता है, ये काली मिट्टी में उगता है। आपने अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखी होगी, तो आपने उसमें क्या काली मिट्टी के बारे में भी जाना होगा। तो जो कपास का पौधा है वो कहाँ उगेगा, जहाँ काली मिट्टी होगी, प्लस जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी तापमान अधिक चाहिए इसे ग्रो के लिए। तो आपने क्या जाना, जो कपास का पौधा है वो झाड़ी नुमा है, यानी बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता है, छोटा होता है, झाड़ी नुमा होता है। और कपास के पौधे को उगाने के लिए क्या चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, प्लस जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो अधिक चाहिए। नेक्स्ट आपने देखा इसे मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। मध्यम वर्षा की आवश्यकता से मतलब है कि बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं है,
बहुत कम वर्षा की आवश्यकता नहीं है, यानी पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मध्यम जो लेवल होता है, मध्यम स्टेज पे से क्या है, वर्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कपास एक मुलायम रेशा है जो कपास के पौधे के बीज के आसपास उगता है। अब कपास कैसा है, मुलायम रेशा है, सॉफ्ट रेशा है। कहाँ उगता है, जो कपास का जो बीज होता है उसके आसपास उगता है। आसपास से क्या मतलब है, जैसे कि ये बीज है, ये कपास का बीज है और इसके आसपास यानी इसके चारों तरफ क्या उग रहा है, इसके चारों तरफ कपास उग रहा है। तो आपने क्या देखा कि जो कपास है वो कैसा रेशा है, सॉफ्ट है, मुलायम है। उसके बाद आपने देखा कपास से विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पाद बनाए जाते हैं। भारत में हाथ से बुने मोटे कपड़े लच्छी को कपास से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपने कपास के बारे में क्या जाना, अपने कपास के बारे में जाना कि कपास का पौधा कैसा है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, झाड़ी नुमा है। ये भी जो क्वेश्चन है ये आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि बताइए कि जो कपास का पौधा है वो किस प्रकार का है। आपके पास ऑप्शन में आएगा बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, बहुत छोटे वृक्ष होते हैं, या झाड़ी नुमा होते हैं, या घास होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि कैसा होता है, झाड़ी नुमा होता है। सेकेंड आपको क्या याद रखना है कि जो कपास का जो पौधा होता है वो कहाँ उगाया जा रहा है, वो काली मिट्टी में उगाया जा रहा है। प्लस कैसी जलवायु चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए, यानी टेम्परेचर इसके लिए अधिक चाहिए। और वर्षा कैसी चाहिए, मध्यम वर्षा चाहिए। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो कपास है वो कैसा रेशा है, एक मुलायम रेशा हमारे पास आता है। और कहाँ पे उगता है, ये जो कपास के जो बीज होते हैं उसके चारों तरफ उसके आसपास उगता है कपास। लेकिन हमने देखा कपास से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। और जो मोटे कपड़े होते हैं, मोटे कपड़े की जो लच्छी होती है उसे किससे बनाया जाता है, उसे कपास से निर्मित किया जाता है। तो ये आपने जाना कि कपास के पौधे के बारे में, कपास का पौधा कहाँ उगाया जाता है और किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। अब आपके पास क्या है कि जो कपास का जो प्रोडक्शन होता है, कपास को कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो कुछ आपको यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं कुछ राज्यों के, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में क्या कपास उगाया जाता है। तो आप में से आप सारे नाम याद ना भी रख पाए तो कोई बात नहीं, आपको 2-3 नाम इनमें से याद रखने हैं कि जो कपास है वो किन राज्यों में उगाया जाता है। तो ये जो सारी जो डिटेल है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें आप देखेंगे कपास का जो प्लांट है वो किस प्रकार का दिखता है। ये क्या है, ये कपास का एक प्लांट है। अब आपको ये जो प्लांट दिख रहा है ये बहुत बड़ा ट्री नहीं है, ये क्या है, झाड़ी नुमा है। और साथ में आपको यहाँ पे कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, ये क्या है, ये कपास है। इसके अंदर क्या आता है, कपास का यहाँ पे जो बीज में होगा कपास का बीज होगा और उसके चारों तरफ क्या है, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, कपास है। तो आपके पास आपने क्या देखा, आपने कपास का एक प्लांट देखा। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे कि कपास का क्या क्या यहाँ पे उपयोग है। कपास के उपयोग में सबसे पहला हमारे पास क्या आया है, वस्त्र निर्माण में, यानी कि कपड़ों का जो फॉर्मेशन होता है, कपड़े जो बनते हैं कैसे बनते हैं, कपास के रेशों से बनते हैं। सेकंड क्या है, अस्पताल में शोषक के रूप में, शोषक के रूप में क्या आता है, आपने रुई देखी होगी। ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये आपको रुई दिखाई दे रही है जिसे आप घर में भी यूज करते हो। जब आप दिया जलाते हो तो आप रुई से ही वो दिया जलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रुई का क्या यूज होता है, रुई अवशोषक यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप पानी में रखोगे, कहीं पे पानी गिरता है, आपने वहां पे रुई रखी तो रुई पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो वहीं अस्पतालों में भी क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि किसी को चोट लगती है, वहां से क्या हो गया, वहां से खून बहने लग गया, तो रुई का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है उस ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस ब्लड को साफ करने के लिए। तो ये इसका क्या यूज हुआ, अस्पतालों में हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे गद्दों, तकियों और रजाइयों के भराव के रूप में। अब जो भी आप रजाइयाँ लेते हो, जो गद्दे आप घर में यूज करते हो, तो उसके अंदर क्या है, रुई भरी हुई होती है, यानी वो रुई से बने होते हैं। वो रुई क्या है, वो रुई ये है जो आप कपास देख रहे हो, वो क्या है, वो कहाँ भरी हुई होती है, गद्दों के अंदर भरी होती है। क्यों भरी हुई होती है, क्योंकि आप, और कब आप यूज करते हो, जो भी आपने रजाइयाँ यूज की वो कब आपने यूज की, सर्दियों के टाइम पे आप यूज करते हो।
तो आपने देखा जब आप रजाइयाँ लेते हो तो आपको गर्म फील होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे जो रुई होती है वो आपको गर्म भी फील करा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर में हम जो कपास से बने हुए जो रजाइयाँ हैं उसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने देखा रेयॉन और कागज उद्योग के निर्माण के लिए एक मुख्य कच्चे माल के रूप में। यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने कपास का यूज देखा। जब आपने ये लाइन पढ़ी तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो कपास होता है, कपास से बने हुए वस्त्र हमें क्या कराते हैं, हमें गर्मी का फील कराते हैं। जब ये हमें गर्मी का फील करा रहे तो हम इन कपास के बने वस्त्रों का यूज कब करते हैं, हम सर्दियों के टाइम पे करते हैं गर्म रहने के लिए। तो ये क्या है, यह कपास के कुछ उपयोग हैं जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे थे कि जो रेशों से कपड़ों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इससे पहले हमने क्या जाना कि जो कपड़े होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो आपने देखा कि जो कपड़े होते हैं वो बाहरी कारकों से हमारी रक्षा करते हैं। बाहरी कारक क्या होते हैं, बहुत अधिक ठंडे से, बहुत अधिक गर्मी से या फिर बारिश के मौसम से हमें क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। साथ ही हमने क्या जाना कि जो कपड़ों का हम यूज किस प्रकार करते हैं, अलग अलग ओकेजन के, यानी अलग अलग जो आयोजन होते हैं उनके अनुसार करते हैं, मौसम के अनुसार करते हैं और फैशन के अनुसार करते हैं। और जो कपड़े बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं रेशों से बनते हैं। रेशे यानी कि फाइबर से बनते हैं। अब ये जो फाइबर हमें प्राप्त हो रहा है, कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है। और क्या होता है, आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। तो मेनली जो हमें रेशे मिलते हैं वो मेनली कहाँ से मिलते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो प्रकृति से जो हमें फाइबर मिलते हैं, जो रेशे मिलते हैं, उसके कितने प्रकार मैंने आपको बताए हैं, उसके 2 प्रकार आपको बताए हैं, जो प्लांट से प्राप्त होने वाले और एनिमल से प्राप्त होने वाले। तो जब हमने प्लांट से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में बात की तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल आए थे, कपास आया था और जूट आया था। कपास के बारे में आपने क्या जाना, कपास का जो पौधा होता है वो झाड़ीनुमा पौधा होगा। कैसी मिट्टी में ग्रो होता है, काली मिट्टी में हम इसे ग्रो कराते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा, यहाँ पे तापमान की आवश्यकता होती है। और बारिश की कैसी आवश्यकता है, मध्यम बारिश की यहाँ पे आवश्यकता है। साथ ही आपने क्या देखे, साथ ही आपने जो कॉटन का जो प्लांट है वो देखा, यानी ये क्या है, झाड़ीनुमा है। और यहाँ पे क्या हो रही है, बीच में यहाँ पे बीज है और बीज के चारों तरफ क्या है, जो कॉटन है वो ग्रो हो रही है, यानी यहाँ पे जो कपास है वो ग्रो हो रहा है। इसके बाद आपने क्या देखा, इसके बाद आपने देखा कपास के क्या क्या उपयोग हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा जो प्लांट से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, वो जो रेशे जिस प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे उसे ग्रो कराया जाता है। साथ ही आपने कुछ राज्यों के यहाँ पे नाम भी देखे कि कहाँ पे जो कपास का जो प्लांट है उसे ग्रो कराया जाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले रेशे हैं, जिसमें आपने रेशम के बारे में जाना था। तो रेशम को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, रेशम को हम प्राप्त करते हैं रेशम के कीड़े से। तो आपने देखा अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा आपको पता चल रहा है कि रेशे हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है, आप देखेंगे कपास से किस प्रकार से कपड़े का निर्माण हो रहा है। ये तो आपको क्या दिखी, ये आपको दिख रहा है, कपास दिख रहा है जो प्लांट पे अभी लगा हुआ है। अब आप जानेंगे ये जो कपास है, इस कपास से कैसे एक पूरे कपड़े का निर्माण हो रहा है। तो ये जो नया टॉपिक है इसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।